आज की इस वीडियो में हम पिछले कुछ सालों में आए हुए एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। ये जानेंगे कि इन क्वेश्चंस को हमें किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो गिवन है वो है जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, कौन सा ऑप्शन इनमें ठीक होता है? दैट इज ए इज द सेल फंक्शन। सेल फंक्शन जो होता है बेसिकली वो हम सेल फिजियोलॉजी या सेल बायोलॉजी के अंडर में हम स्टडी करते हैं। सेल स्ट्रक्चर, जो सेल स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली हम साइटोलॉजी के अंडर में करते हैं। और जेनेटिक्स के अंडर में, जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ भी है कि जेनेटिक्स के अंडर हम जो स्टडी करते हैं वो होता है हमारा हेरिडिटरी एंड वेरिएशन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ये हुआ, रिलेशनशिप बिटवीन द प्लांट एंड एनवायरमेंट। बेसिकली इसके ये जो जाता है ये इसके अंदर में आ जाता है, दैट इज इकोलॉजी। तो ये इकोलॉजी के अंडर में आ जाता है। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। द टर्म जेनेटिक्स वाज प्रपोज्ड बाय, किसने दी थी टर्म जेनेटिक्स? टर्म जेनेटिक्स जो टर्म दी गई है वो दी गई है विलियम बेटसन ने। पहला ऑप्शन मॉर्गन ने, जो कि ड्रोसोफिला पे जिन्होंने लिंकेज पे काम किया था। जोहानसन ने भी यहाँ पे दो टर्म दी हुई है, द वन इज जीन एंड सेकेंड टर्म इज एलीन, राइट। तो लेकिन ग्रेगर जॉन मेंडल जो कि फादर ऑफ द जेनेटिक्स कहलाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज द विलियम बेटसन, जिन्होंने बेसिकली द टर्म जेनेटिक्स कॉइन की थी। लाइफ बिगेट्स लाइक, यहाँ पर बिगेट्स का जो मतलब है वो बिगेट्स का मतलब यहाँ पर ओरिजिन से है, ओरिजिन्स। अब आप अगर स्टेटमेंट पढ़ेंगे, लाइक ओरिजिन्स लाइक इज एन इम्पोर्टेंट एंड यूनिवर्सल फिनोमिनन ऑफ लाइफ। लाइफ का वो फिनोमिनन जो अपने जैसों को ही ओरिजिन करता हो, तो ये किसके अंडर में आता है? दैट इज ड्यू टू हेरिडिटी, राइट। इवोल्यूशन में हम किस तरीके से चेंजेज आए हैं विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, वो हम स्टडी करते हैं। एपिस्टेसिस में बेसिकली इट्स अ टर्म ऑफ द जेनेटिक्स। प्लियोट्रोफी इट इज ऑल्सो ए टर्म ऑफ द जेनेटिक्स। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? दैट इज द हेरिडिटरी। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं फंक्शनल यूनिट बतानी है। फंक्शनल यूनिट यहाँ पे क्या है? ये है जीन है। जीन के थ्रू ही जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज द जीन। द टर्म जीन वॉज कॉइंड बाय, जैसे कि हमने अभी ऊपर बताया है कि जो जीन टर्म है वो किसने दी है? वो टर्म दी है जोहानसन ने, राइट। Now we move to the next question. Identify the correct match between scientist and their contribution. दो कॉलम्स यहाँ पर दिए हुए हैं। इस कॉलम में आप देखेंगे कि एक में उन्होंने साइंटिस्ट की लिस्ट दी हुई है और दूसरे में उन्होंने उनका कंट्रीब्यूशन दिया है। तो पहले हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। जैसा कि हम जानते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो काम किया था वो किस पे किया था? फंडामेंटल्स ऑफ हेरिडिटी पे काम किया था। जोहानसन ने जो टर्म दी थी वो दी थी जीन। विलियम बेटसन जिन्होंने टर्म जेनेटिक्स दी थी तो वो दो पे आ जाते हैं। और नेल्सन एहले, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, उन्होंने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस दिया था। अगर हमें फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर नहीं भी आता है, अगर आप देख के चलें कि अगर हमें फोर्थ क्वेश्चन नहीं आता तो हम बाकी तीन से भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिएगा, पहले जो है ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि ए जो है वो 3 पे जा रहा है, तो ए 3 पे यहाँ पे 4 ऑप्शन में जा रहा है जो कि एक में नहीं जा रहा है, तो हम इस ऑप्शन को कट कर देंगे। जो बी ऑप्शन है, बी इज जोहानसन इज गोइंग टू द 4, बी इज गोइंग टू द 4, तो वो हमारा दो ऑप्शन में जा रहा है, ए में और ई में। तो यहां से हमारा ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन भी खत्म हो गया, यानी कि 3 ऑप्शन हमारे खत्म हो गए। अब बचे हमारे बी, ए एंड ई। अब हमारा विलियम बेटसन जो कि सी है, सी इज गोइंग टू द 2, सी इज गोइंग टू द 2 इन वन ऑप्शन ओनली, दैट इज द ए। और यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज ए। तो और देख लेते हैं कि डी जो है, डी कहाँ जा रहा है? और नेल्सन एहले भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पे जा रहा है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 7. The question number 7 in which again there are the two columns, column 1 and column 2, और फिर से इनकी मैचिंग करानी है। और इस तरह के क्वेश्चन इसमें दिया गया है। बेसिकली इधर साइंटिस्ट का नाम है और इधर इनकी कंट्री और उनका प्रोफेशन है कि किस फील्ड में काम करते थे। इस तरह क्वेश्चन यूजुअली कम ही पूछे जाते हैं, तो अगर आप इस तरह क्वेश्चन नहीं भी अटेम्प्ट करेंगे या नहीं भी आप कोशिश करेंगे तो आप छोड़ भी सकते हैं। फिर भी यहाँ पे इसको अटेम्प्ट करके देख लेते हैं कि जिसका हमें पता है दैट ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वो क्या है? वो एक ऑस्ट्रियन मोंक रहे हैं, ये हमने पढ़ा है जेनेटिक्स में, राइट। टी.एच. मॉर्गन जिन्होंने ड्रोसोफिला पे काम किया है, वो बेसिकली क्या रहे हैं? वो एक अमेरिकन जेनेटिस्ट रहे हैं, राइट। अब हम देखते हैं कि ये दो ऑप्शन से हमारे कितने ऑप्शन करेक्ट होते हैं और कितने हमारे छूट जाते हैं। देखिए, बी इज गोइंग टू द 4, बी इज गोइंग टू द 4, यहाँ पे 3 ऑप्शन में, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर बी, ओके। अब आते हैं हम डी, डी इज गोइंग टू द 1, डी इज गोइंग टू द 1 इन
टू ऑप्शंस, राइट, हियर एंड हियर। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, दो कैंसिल हो गए, एक ऑलरेडी हमारा कैंसिल हो चुका था, तो केवल एक ऑप्शन हमारे पास बचा था। तो इस तरह से हम इस तरह क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर वुड बी ए। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीन विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। जीन्स विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। देखिएगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पर जीन्स वो पूछा है कि जीन्स का वो कौन सा नाम है या कौन सा वो फॉर्म है जो एक पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को कोड करता है, यानी कि तो ऐसी चीज को जो मेंडल ने कहा था वो क्या कहा था, फैक्टर्स। तो यहाँ पर क्या आएगा, द करेक्ट आंसर इज फैक्टर। ओके, पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ध्यान रहे क्या दिया यहाँ पे, पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कंट्रोलिंग द सेम ट्रेट, सेम ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है, और इसमें आ जाएगा ऑप्शन हमारा एलील। ओके, नेक्स्ट मूव टू द एलील्स। एलील्स आर, एलील्स क्या है ये हमें पता है, हम पढ़ के आए हैं, दैट इज द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्रोमोजोम्स क्या आते हैं, दैट इज द कंडेंसेशन फॉर्म ऑफ द डीएनए, क्रोमैटिड्स, इट इज अ पार्ट ऑफ द क्रोमोजोम्स, आइसोमर्स ऑफ द जीन, यानी कि एक जीन की अगर कोई उसी तरह का एक जीन्स और हमारे पास है तो वो क्या कहलाता है, आइसोमर्स कहलाता है, राइट। तो यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज द एलील्स ऑफ ए जीन। एलील्स ऑफ ए जीन हमने ये पढ़ाया हुआ है, हमने वीडियो में ये बताया हुआ है कि जो एलील्स होते हैं वो किस पे लोकेटेड होते हैं, वो होमोलोगस क्रोमोजोम पर होते हैं। ये हमने बताया था कि इट इज द क्रोमोजोम नंबर 1 एंड इट इज द अगेन क्रोमोजोम नंबर 1, दो आर द होमोलोगस। अगर यहाँ पर कोई एक जीन लोकेटेड है दैट इज कैपिटल टी, तो इसी लोकस पर अगर दूसरा एलील लोकेटेड है तो ये क्या कहलाएंगे, जो कोई जीन लोकेटेड है तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, वो एलील्स कहलाएंगे। तो एलील्स जो हैं वो एक ही जीन के वो पेयर होते हैं जो होमोलोगस क्रोमोजोम पर लोकेटेड होते हैं। Now we move to the next question, that is question number 12. In question number 12, we will see which statement about allele is not true. तो जब भी हमें इस तरह के स्टेटमेंट में इस तरह के वर्ड्स दिखाई देते हैं, दैट इज द नॉट, एब्सेंट, प्रेजेंट, इनकरेक्ट, तो हमेशा उसको हम क्या कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि हमारी नज़र उस वर्ड पर रहे। सो आते हैं पहले एलील के बारे में, हमें वो देखना है कि जो ट्रू नहीं है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में गिवन है, देयर मे बी सेवरल एट ए लोकस, एक ही लोकस पर बहुत तरह के एलील हो सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि एक जीन की दो या दो से ज्यादा फॉर्म हो सकती है, जिसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है जैसे कि ए, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ओ, बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। तो ये जितने भी एलील्स हैं, ये एलील्स लोकेशन हमेशा एक ही रहेगी उनकी, कि या तो इस लोकेशन पर ए हो सकता है, इसी लोकेशन पर बी भी हो सकता है, और इसी लोकेशन पर ओ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि मल्टीपल एलील्स भी होते हैं, जिसको हम आगे पढ़ें। तो ये ऑप्शन एलील के टर्म में बिल्कुल सही है। अब आते हैं हम अनदर ऑप्शन पर, दैट इज वन मे बी डोमिनेंट और अनदर। यस, एक एलील है और दूसरे एलील पर डोमिनेंट भी हो सकता है, जैसा कि हमने इसमें हम जान सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जिस टाइम पर ये कैपिटल टी स्मॉल टी होता है तो ये वाला एलील इस वाले एलील पर डोमिनेंट हो जाता है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। दे में शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी ये शो करते हैं, जिसको हम आने वाली वीडियोज में जानेंगे और पढ़ेंगे। दे ऑक्युपाइड डिफरेंट लोसाई ऑन सेम क्रोमोसोम, यस, दे ऑक्युपाइड डिफरेंट लोसाई। देखिएगा ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिफरेंट लोसाई। बिल्कुल नहीं हो सकता, अगर वहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स में कोई भी दो एलील्स जो कि एक ही जीन के हैं वो अलग अलग लोकेशन पर नहीं हो सकते, वो हमेशा एक ही लोकेशन पे। ऐसा नहीं हो सकता कि कैपिटल टी यहां पर हो और कैपिटल स्मॉल टी यहां पर हो, बिल्कुल नहीं। वो हमेशा दूसरे क्रोमोसोम के उसी लोकस में वहीं पर होते हैं जहां पर दूसरा एलील होता है, राइट। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर आया वो आता है ऑप्शन डी। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गैमीट नॉर्मली कंटेन्स। गैमीट के पास क्या होता है, गैमीट, ध्यान रहे कि गैमीट किससे बनता है, गैमीट बनता है मियोसिस से। तो यहां पर अगर कोई 2n है, राइट, और जब गैमीट बनता है और मियोसिस होती है तो मियोसिस होने में क्या हो जाता है, दिस इज द n एंड n, दो अलग अलग सेल्स बन जाती हैं। तो यानी कि अगर यहाँ पर कोई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है और उसके पास दो सेट हैं क्रोमोसोम्स के, तो एक सेट यहाँ पर आ जाएगा, एक सेट यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि जो एलील्स हैं वो एलील्स क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो अ गैमीट नॉर्मली कंटेन्स, एक गैमीट के पास क्या होता है, वन एलील ऑफ अ जीन। बिल्कुल, मैं इसको बिना इस पे हम टिक कर देते हैं, एक ही एलील होगा किसके पास, के एक गैमीट के पास। टू एलील्स ऑफ ए जीन बिल्कुल नहीं हो सकते, ऑल एलील्स ऑफ ए जीन बिल्कुल नहीं हो सकते, मैनी एलील्स ऑफ ए जीन बिल्कुल नहीं। जिस टाइम पर गैमीट फॉर्मेशन होता है देयर इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एलील्स और क्रोमोसोम्स, क्योंकि क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है तो और हर एक क्रोमोसोम पर एक एलील लोकेटेड होता
है तो वो क्या हो जाता है, उसके इसी के साथ में सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है ए। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। एन एलील इज डोमिनेंट इफ इट इज एक्सप्रेस्ड इन, कहां पर जाकर डोमिनेंट होता है? देखिएगा ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी पर क्या है, डोमिनेंट है। तो ये कंडीशन कैसी हो गई, ये कंडीशन हो गई हेटेरोजाइगस। सेकंड जनरेशन बिल्कुल नहीं, मैं इसको कट कर दूंगा। होमोजाइगस कॉम्बिनेशन, होमोजाइगस कंडीशन, यहां पर क्या है कैपिटल टी। हाँ भाई यहां पर भी क्या है, ये दोनों ही एलील क्या है, डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट यहां पर भी है और डोमिनेंट यहां पर भी है। लेकिन अगर ये कंडीशन आ जाए तो यानी कि क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव, यहां ये डोमिनेंट नहीं है। तो डोमिनेंट ये कहां पर है, या तो वो हेटेरोजाइगस कंडीशन है या वो होमोजाइगस है। तो देखिएगा यहां पर होमोजाइगस कॉम्बिनेशन बिल्कुल हो सकता है, हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन बिल्कुल हो सकता है, बोथ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। सो करेक्ट आंसर यहां पे क्या बनता है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 14 का जो आता है, दैट इज करेक्ट आंसर इज द डी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। एन एलील इज रिसेसिव, एलील क्या है, रिसेसिव है। इफ इट इज एक्सप्रेस्ड ओनली, अगर ये एक्सप्रेस इसे करना है तो ये एक ही कंडीशन में कर सकता है भैया, रिसेसिव एलील एक्सप्रेस, जिस टाइम पर ये होमोजाइगस कंडीशन में होता है, क्योंकि यहां पर डोमिनेंसी का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है। जबकि यहां पर आप देखेंगे, यहां पर ये कैपिटल टी जो है स्मॉल टी के ऊपर क्या है, डोमिनेंसी शो कर रहा है, राइट। तो इसलिए यहां पर ये नहीं शो कर सकता, स्मॉल टी का एक्सप्रेशन यहां पे दब जाता है, इसलिए इसको रिसेसिव बोलते हैं। यहां पर ये कब रिसेसिव करेगा, जब उसके ऊपर कोई भी डोमिनेंट एलील नहीं होगा। तो यहां पर क्या है, एन एलील इज रिसेसिव इफ इट इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन होमोजाइगस कॉम्बिनेशन, इसका आंसर आ जाएगा बी। Now we move to the next question, that is when an allele fails to express itself in the presence of another, एक एलील दूसरे एलील के प्रेजेंस में अपने आप को क्या कर जाता है, सप्रेस कर जाता है, एक्सप्रेस करने के लिए इटसेल्फ नहीं कर पाता है, फेल हो जाता है, राइट। तो उसके कंडीशन में क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज रिसेसिव। अभी हम ये पढ़ा कि जो एलील दूसरे एलील पर डोमिनेंट हो जाता है, ये अगर ये कंडीशन है तो अगर ये इस पर क्या हो गया, इसको सप्रेस कर देता है, तो ये वाला जो कैपिटल टी है ये हो जाता है डोमिनेंट और ये वाला हो जाता है रिसेसिव। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी। ओके, नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17। अ रिसेसिव म्यूटेंट इज वन which is, देखिएगा रिसेसिव म्यूटेंट, ऐसे वर्ड को जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें तो इसको क्या कर ले, अंडरलाइन कर ले, राइट। इसमें क्या है कि रिसेसिव म्यूटेंट इज वन विच इज, देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन, नॉट एक्सप्रेस्ड, बिल्कुल एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो रिसेसिव म्यूटेंट है वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है डोमिनेंट में कन्वर्ट हो जाए, तो नॉट एक्सप्रेस्ड। रेयरली एक्सप्रेस्ड, रेयरली एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड ओनली इन हेटेरोजाइगस स्टेट, ऐसा भी नहीं है, एक्सप्रेस्ड ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन एंड हेमीजाइगस स्टेट। अभी अभी हमने देखा है, क्या देखा है कि देखिएगा एक ये जीन है, ये है हमारा कैपिटल टी और ये है हमारा स्मॉल टी। अब इस वाले जीन में क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। अब इसमें म्यूटेशन भी अगर हो गया, लेकिन है तो ये रिसेसिव ही, तो ये वाला जो कैरेक्टर है, जो कैपिटल टी का जो कैरेक्टर है, कैपिटल टी क्या करेगा, इसको बेसिकली सप्रेस करके रखेगा, तो इसके इफेक्ट को आने नहीं देगा। तो अगर ये इस कंडीशन में है तो कभी भी इसका एक्सप्रेशन नहीं आ पाएगा। तो ये कब आ सकता है, ये आ सकता है नॉट एक्सप्रेस, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है, वो कब एक्सप्रेस करेगा, जब वो इस कंडीशन में होगा, राइट। रेयरली एक्सप्रेस्ड, ऐसा भी नहीं है कि कभी किया और कभी नहीं किया, एक्सप्रेस्ड ओनली इन हेटेरोजाइगस स्टेट, ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। एक्सप्रेस्ड ओनली इन होमोजाइगस स्टेट, यस होमोजाइगस में, यानी कि जब वो कब होगा, जैसा कि हमने बताया वो इस स्टेज में होगा। एंड हेमीजाइगस स्टेट, हेमीजाइगस स्टेट क्या होती है, हेमीजाइगस जैसा कि हमने आपको अपनी वीडियो में जब टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स पढ़ा है वहां पे बताया था, हेमीजाइगस क्या होता है, जब किसी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में कोई एक एलील केवल एक ही फॉर्म में प्रेजेंट हो। तो जैसे x और y है, तो x और y में y का भी एक ही एलील है और x का भी एक ही एलील है। तो इस कंडीशन में अगर इनमें से किसी में भी x क्रोमोसोम के जीन में अगर कोई म्यूटेशन हो गया या y क्रोमोसोम्स के जीन में कोई म्यूटेशन हो गया, तो यह डेफिनेटली वो एक्सप्रेस करेगा। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर आता है वो करेक्ट आंसर होता है डी। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेदर एन एलील इज डोमिनेंट और रिसेसिव डिपेंड्स ऑन, कि भाई कौन सा, वेदर एन एलील इज डोमिनेंट और रिसेसिव डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है कि वो एलील जो है वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है। चलिए देखते हैं किस पे डिपेंड। हाउ कॉमन द एलील इज रिलेटिव टू अदर एलील, नहीं जी बिल्कुल नहीं।
ये बिल्कुल नहीं है। वेदर और नॉट इट इज लिंक्ड टू अदर जीन, नहीं, इस पर भी डिपेंड नहीं करता है। कौन से क्रोमोसोम पर लोकेटेड है, बिल्कुल भी नहीं। यहां पर नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, राइट। ये इस पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि जब ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है, वेदर एन एलील इज डोमिनेंट और रिसेसिव, किस पे डिपेंड करता है। अगर ये एलील फिनोटिपिकली अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो वो क्या होगा, वो डोमिनेंट होगा, और अगर वो एक्सप्रेस नहीं करता है तो क्या होगा, वो रिसेसिव होगा। तो इस चीज पे डिपेंड करता है कि वो फिनोटिपिकली अपने आप को हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर पाता है या नहीं कर पाता है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 19। In question number 19, the contrasting pair of factors in Mendelian crosses are called, बिल्कुल ये हमने बिल्कुल यही टर्म यूज करी गई है, दैट इज एलिलोमॉर्फ। एलिलोमॉर्फ होते हैं कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ फैक्टर्स, यानी कि एक टी और दूसरा टी। कंट्रास्टिंग फैक्टर ये टोल देता है और ये ड्वार्फ देता है। इन मेंडेलियन क्रॉसेस आर कॉल्ड एलिलोमॉर्फ। Now we move to the next question. The term allelomorph implies is, किस पे इम्प्लाई की जाती है। देखिए आया हुआ क्वेश्चन है इन 2016, एनी टू कैरेक्टर्स, नहीं जी बिल्कुल नहीं। कोई भी दो कैरेक्टर ले लें, दो कैरेक्टर, एक हाइट ले लें, एक आंखों की शेप ले लें, बिल्कुल नहीं। सेक्स लिंक कैरेक्टर, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि वो सेक्स लिंक से करेक्टेड है, ऐसा भी नहीं है, वो ऑटोजोम्स पर भी हो सकता है। ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, यस ये वाला आ गया, ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब हो गया कि एक टॉल और दूसरा, The one is tall और दूसरा dwarf, तो एक ही कैरेक्टर के दो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स में आ गया। तो ये वाला ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 20 का सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। अब पेयर ऑफ नॉन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 21। इन क्वेश्चन नंबर 18, एलील्स क्या हैं। एलील्स देखते हैं, एलील्स क्या हैं। डिफरेंट मोलिकुलर फॉर्म्स ऑफ ए जीन, एक ही जीन की दो अलग अलग मोलिकुलर फॉर्म, ध्यान रहे किसकी, एक ही जीन की। हाँ जी बिल्कुल यही पढ़ा था हमने, राइट। तो यहां पर करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, डिफरेंट मोलिकुलर फॉर्म्स ऑफ ए जीन। ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगोट्स, नहीं ऐसा नहीं है, होमोजाइगोट्स में नहीं जाने वाली बात है यहां पर हम जीन का, क्योंकि एलील्स किससे रिलेटेड है, जीन से रिलेटेड है, राइट। डिफरेंट फिनोटाइप बिल्कुल भी नहीं। हेट्रोजाइगोट्स नहीं, इंडिविजुअल्स की बात है ही नहीं, क्योंकि यहां पर बात कर रहे हैं एलील्स। एलील्स किससे रिलेटेड है, जीन से, तो एलील्स इज द कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ द जीन। ये आगे बढ़ते हैं, यहां पर आते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 में, एन ऑर्गेनिज्म विद टू आइडेंटिकल एलील्स, देखेगा टू आइडेंटिकल एलील्स ऑफ अ गिवन ट्रेट इज, दोनों एलील्स क्या हैं, एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को जिसमें ये वाली कंडीशन है या ये वाली कंडीशन है, राइट, तो कंट्रास्टिंग है, सॉरी एक दूसरे से बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो इस तरह की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज होमोजाइगस। ओके क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 में हम देखेंगे कि व्हेन डिफरेंट एलील्स ऑफ द सेम जीन आर प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल। अब क्या पूछा उसने, डिफरेंट एलील्स पूछा है। देखिएगा इस बार क्या है, डिफरेंट एलील, यानी कि क्या बना गया, कैपिटल टी, दैट इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। डिफरेंट एलील्स का है ऑफ सेम जीन, एक ही जीन के, यानी कि हमने टी को रिप्रेजेंट किया यहाँ पर, एक कैपिटल से और एक स्मॉल से। आर प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल, उस इंडिविजुअल को क्या बोलेंगे, उस इंडिविजुअल को बोलेंगे हम हेटेरोजाइगस। जिन बच्चों को ये मुश्किल लग रहा है वो एक बार जाकर पीछे टर्मिनोलॉजी ऑफ द जेनेटिक्स को की जो वीडियो है उसको वॉच करें। Now we move to the question number 24. Question number 24 में you will there is a physical appearance of an individual is known as, physical appearance that is known as phenotype। अगर जो genetic profile को पूछा जाता तो ऑप्शन हमारा A करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। The phenotype of, now move to the next question, the phenotype of an individual, क्या है individual का phenotype, determines the genotype, नहीं। Is either monohybrid or dihybrid, बिल्कुल भी नहीं। Is either homozygous और हेट्रोजाइगस, नहीं। डिपेंड्स एटलीस्ट इन पार्ट ऑफ जीनोटाइप, यस। 25 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, दैट इज डी। तो फिनोटाइप जो डिपेंड करता है वो किस पर डिपेंड करता है, जीनोटाइप पे। देयर आर द टू थिंग्स बेसिकली जिसके ऊपर फिनोटाइप डिपेंड करता है, द वन इज जीनोटाइप प्लस एनवायरमेंटल कंडीशन, दूसरा है एनवायरमेंटल, और ये दोनों चीजें मिलकर क्या देती हैं, फिनोटाइप देती हैं। ओके तो आप ये याद रखें कि जीनोटाइप प्लस एनवायरमेंटल कंडीशन इज इक्वल टू फिनोटाइप।
ओके, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर आता है वो आता है डी। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 26, द जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट, इस बार क्या पूछा है, जेनेटिक प्रोफाइल क्या है, जेनेटिक प्रोफाइल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज जीनोटाइप। ये सब बातें हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म 27, दैट क्वेश्चन नंबर 27, द टर्म्स जीनोटाइप एंड फिनोटाइप वर इंट्रोड्यूस्ड बाय। ये बातें हम अभी पीछे पढ़ गए हैं कि जीनोटाइप और फिनोटाइप जो टर्म दिए हैं वो किसने दिए हैं, ये दोनों टर्म दिए हैं बेटसन ने। इनके साथ एक साइंटिस्ट और थे, बेटसन एंड सोंडर्स, राइट। इन्होंने दोनों ने मिलकर ये जीनोटाइप एंड फिनोटाइप की टर्मिनोलॉजी को कॉइंड किया था। बेटसन ने जेनेटिक्स टर्म भी दी है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स हैविंग सिमिलर जीनोटाइप प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट ब्रीडिंग आर कॉल्ड। एक तरह का जीनोटाइप है, बिल्कुल एक जैसा है, और जिसमें जीनोटाइप एक जैसा होता है, इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, इस तरह का ऑर्गेनिज्म कहलाता है क्लोन, राइट। तो 28 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज क्लोन, जिसमें जेनेटिक प्रोफाइल सिमिलर होता है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 29, मेटिंग बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, मेटिंग बिटवीन टू इंडिविजुअल्स डिफरेंट इन जीनोटाइप। यहां पे इस पे आए कि भाई डिफरेंट इन जीनोटाइप, देखेगा क्या करते हैं भाई, दो अलग अलग तरह के जीनोटाइप हैं, कैपिटल टी ले लिया और स्मॉल टी, और इनके बीच में क्या करवाई है, मेटिंग करवाई है। ये हमारी मेटिंग है टू प्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन। अब इससे क्या बनेगा, आपको पता है कि यहां से एक गैमेट यहां से आएगा दैट इज कैपिटल टी, एक गैमेट यहां से आएगा दैट इज स्मॉल टी। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाए तो क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इस तरह की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज हेट्रोजाइगस। तो यहां पर क्या आ जाएगा, हेट्रोजाइगस ऑप्शन नहीं है, तो इस तरह की वेरिएशन, इस तरह की जो कंडीशन है दैट इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। मेटिंग बिटवीन टू इंडिविजुअल्स डिफरिंग इन जीनोटाइप टू प्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन। जो जेनेटिक वेरिएशन, यस जेनेटिक वेरिएशन आ गया क्योंकि यहां पर हाइब्रिड हो गया, ये क्या बन गया, ये हाइब्रिड बन गया, मोनो हाइब्रिड, राइट। तो ये जो हाइब्रिड बना इसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के थ्रू हमने बनाया। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, When cross is made between two species, देखेगा दो स्पीसीज के बीच में, स्पीसीज अलग अलग हैं, ऑफ द सेम जीनस, जीनस सेम है, दैट क्रॉस इज नोन एज, ऐसे क्रॉस को हम क्या कहते हैं। अभी हमारे पास ऑप्शन भी यहाँ पर हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम फिर भी एक जो हमारी बैकग्राउंड नॉलेज है उसको रिफाइन करते हैं। देखिए दो स्पीसीज के बीच में सब हमें पता है, एक जीनस होता है और दूसरा स्पीसीज, जैसे होमो सैपियंस, राइट। तो ये क्या हो गया हमारा, दैट इज जीनस, और ये क्या हो गया हमारी स्पीसीज। अगर हमारा इसी तरह का एक क्रॉस करा गया, होमो वर्ड इज कॉमन, राइट, क्योंकि जीनस क्या है, कॉमन है। अब यहां से अगर इस तरह का क्रॉस कराया जाता है दो स्पीसीज के बीच में, जो कि स्पीसीज अलग है, अब इस तरह के क्रॉस को क्या कहलाते हैं। तो जब भी देखिए एक वर्ड होता है, ध्यान रखिएगा, बिटवीन और विद इन। तो जब बिटवीन की बात करते हैं तो बिटवीन में हमारा आता है दैट इज इंटर, और जब हम विद इन की बात करते हैं तो वर्ड आता है इंट्रा, राइट। अब देखते हैं यहां पर कि दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में कराया गया, तो क्या आ गया, बिटवीन आ गया, राइट। क्या आ गया, दैट इज बिटवीन आ गया। तो अब देखते हैं किसके बीच में, स्पीसीज के। तो मेरे जो ऑप्शन है दैट इज इंटर स्पेसिफिक। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है। जी हाँ, पहला ऑप्शन दिया इंट्रास्पेसिफिक, बिल्कुल नहीं हो सकता इंट्रास्पेसिफिक। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर विद इन नहीं है, एक स्पीसीज के अगर अंदर ही होता तो फिर ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। यहां पर इन्होंने जो ऑप्शन दिया है कि इंटर स्पेसिफिक, यस ये वाला हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने बताया है कि दो स्पीसीज के बीच में ये क्रॉस कराया गया। इंटरजेनिक बिल्कुल नहीं होता। हाँ, अगर ये इंट्राजेनिक होता, अगर ये इंट्राजेनिक होता तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता, तब हमारा बी और सी दोनों करेक्ट हो जाते। इंटरवेरिएटल, इंटरवेरिएटल यानी कि अगर दो वैरायटी के बीच में अगर क्रॉस कराया जाता है तो वो कहलाएगा इंटरवेरिएटल हाइब्रिडाइजेशन। ये अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31, अ कैरेक्टर विच इज एक्सप्रेस्ड इन हाइब्रिड। जब हाइब्रिड कंडीशन में एक कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है, देखिएगा
पहले देखते हैं हाइब्रिड क्या है। ये लो जी, हम एक मोनो हाइब्रिड बना लेते हैं, ये मोनो हाइब्रिड कह लें या इसको हेटेरोजाइगस कह लें। तो यहाँ पर एक कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, आपको पता है कि ये वाला कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होता है और इस वाले को सप्रेस कर देता है, यानी कि कैपिटल टी जो है वो क्या है, वो अपने आप को एक्सप्रेस, और जो इस कंडीशन में एक्सप्रेस करता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज डोमिनेंट, राइट। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 32. Question number 32. A cross between unrelated groups of organism is called. दो unrelated groups हैं, जैसे सपोज करें this is the horse और donkey, right? जब horse और donkey के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो हमारा एक म्यूल बनता है और इस म्यूल को हम क्या बोलते हैं, दैट इज हाइब्रिड। म्यूल इज हाइब्रिड। तो यहां पर इस तरह के जो क्रॉस कहलाते हैं, जब भी इंटर स्पेसिफिक दो स्पीसीज के बीच में जब भी क्रॉस कराया जाता है वो क्या बनेगा, हाइब्रिड बनेगा। तो यहां पर क्या बना है, दैट इज हाइब्रिड। द करेक्ट आंसर इज द हाइब्रिड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33. द phenomenon where the offspring superior than either of the parents. अगर कोई ऑफ स्प्रिंग अपने पेरेंट्स से ज्यादा सुपीरियर हो जाता है, राइट। तो यहां पर अगर ये कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है, सपोज करें इस पेरेंट की जो हाइट है वो 6 फीट है और यहां पर इसकी जो हाइट है वो 3 फीट है, और अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये इस वाले की हाइट जो है वो 9 फीट हो जाए, तो ये सुपीरियर है इस पेरेंट से भी और सुपीरियर है इस पेरेंट से भी। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, देखिएगा, फिनोमेनन वेयर द ऑफस्प्रिंग सुपीरियर देन द आइदर ऑफ द पेरेंट्स। इन्फ्लुएंस नहीं, इन्फ्लुएंस तो ये होगा कि अगर कोई एक किसी जीन का इन्फ्लुएंस्ड है। इनहेरिटेंस नहीं, वो भी जीन का ट्रांसमिशन जो होता है उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। पेनिट्रेंस नहीं, पेनिट्रेंस होता है कि जब ये सब बातें इन इंटरफेरेंस और पेनिट्रेंस ये हम आने वाले जब हम लिंकेज पढ़ेंगे वहां पर आपको एक्सप्लेन करेंगे। हेट्रोसिस, और देखिएगा ये नाम भी दिया है हाइब्रिड वाइगर, जिस टाइम वाइगर मतलब बहुत ज्यादा, तो यहां पर जब हेट्रोसिस तो हाइब्रिड जो है वो बहुत ज्यादा वाइग्रसली एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड वाइगर। तो करेक्ट आंसर जो यहां पे बनता है दैट इज हेट्रोसिस। तो हेट्रोसिस आप याद रखेंगे, हेट्रोसिस उस कंडीशन को बोलते हैं जिस टाइम पर जो हाइब्रिड है वो पेरेंट से भी ज्यादा अपने आप को सुपीरियर शो करे, तो दैट कंडीशन इज नोन एज heterosis. Heterosis is referred to a phenomenon of attainment of increased vigor in a hybrid. अब without giving a second thought हम इसको टिक कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिड वाइगर इज मोस्टली ड्यू टू, किस वजह से ऐसा होता है, राइट। तो यहां पर जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, द पहला ऑप्शन है होमोजाइगोसिटी ऑफ द प्योर कैरेक्टर, बिल्कुल नहीं है भाई, होमोजाइगोसिटी तो यहां पर भी थी लेकिन यहां पर तो एक कैरेक्टर नहीं है एक्सप्रेस किया उस तरीके से। और यहां पर सुपीरियरिटी ऑफ द ऑल द जीन, नहीं, यहां से जो जीन आया ये तो सुपीरियर नहीं है स्मॉल टी, तो ये भी नहीं होगा। हेट्रोजाइगोसिटी नहीं, हेट्रोजाइगोसिटी यस, हेट्रोजाइगोसिटी, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हेट्रोजाइगोसिटी की वजह से यहां पर दोनों ये हेट्रोजाइगोसिटी में आए, तो इस वजह से क्या हो गए, यहां पर इस कंडीशन में ये हो गए, इस कंडीशन में ये क्या बन गए, दैट इज सुपीरियर हो गया, हेट्रोसिस हो गई। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36. Which of the following is an example of hybrid vigor? हाइब्रिड वाइगर का भी मैंने यही एग्जांपल ऊपर लिया था कि जब हॉर्स और डोंकी के बीच में हम क्रॉस कराते हैं तो जो हमें ऑफस्प्रिंग मिलता है वो स्टेराइल है। यहां पर क्या है, दैट इज स्टेराइल। क्या मिलता है, म्यूल मिलता है, लेकिन ये पावर में यानी कि स्ट्रॉन्ग यानी कि स्ट्रेंथ में इन दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हॉर्स से भी और डंकी से भी। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर आता है दैट इज म्यूल। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37. घबराइएगा नहीं, कोई इतना लंबा भी नहीं है। द हॉर्स, द साइंटिफिक नेम इज इक्वस कैबुलस। द हॉर्स हैज अ डिप्लॉइड कॉम्प्लीमेंट। क्या है, डिप्लॉइड है। पहली बात तो ये ऑर्गेनिज्म कैसा हो गया, डिप्लॉइड है। कितने क्रोमोजोम्स है, ऑफ 64 क्रोमोजोम्स। कितने क्रोमोजोम्स है, 64 है। चलिए यहां पे लिख लेते हैं H64, इंक्लूडिंग 36 एक्रोसेंट्रिक ऑटोजोम्स। इसमें एक्रोसेंट्रिक जो क्रोमोजोम्स हैं, ऑटोजोम्स हैं, वो कितने हैं, 36 हैं। द एश मींस डोंकी, इक्वस एसिनस, यहां पर ये लिख लिया हमने जी एश। कितने क्रोमोजोम है, 62 क्रोमोजोम्स हैं। हैज 60 इंक्लूडिंग 22
ऑटो एक्रोसेंट्रिक ऑटोजोम्स, एक्रोसेंट्रिक ऑटोजोम्स इसमें 22 हैं और उसमें 36 हैं। 30 प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, इनमें टू बी फाउंड इन हाइब्रिड, यानी कि जब दोनों का हाइब्रिड बनेगा तो उसमें कितने क्रोमोजोम, दैट इज म्यूल, उसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होंगे, मेटिंग एस एंड अ फीमेल, जबकि एक मेयर है। चलिए यहां पर हम लेते हैं, सबसे पहले जब गैमीट बनेगा तो मियोसिस होगी, और जब मियोसिस होगी तो क्रोमोजोम नंबर हाफ हो जाएंगे। 64 का हाफ कितना हो गया भाई, 2 से डिवाइड करें, दैट इज 32। ये एक गैमीट में, इसके गैमीट में जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स आएंगे वो कितने आए, दैट इज 32 क्रोमोजोम्स आए, किसमें, इस वाले गैमीट में, राइट। अब इसकी बात करें, यहां से इसका जो गैमीट बनेगा उसमें कितने क्रोमोजोम्स आएंगे, उसमें जो क्रोमोजोम्स आएंगे वो आएंगे 31। अब जब इन दोनों के कॉम्बिनेशन बनेगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में जब बनेगा तो यहां पर अगर मैं बनाऊं तो 32 प्लस 31 दैट इज 63। तो म्यूल के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होंगे वो कितने होंगे, दैट वुड बी 63। तो करेक्ट आंसर जो यहां पे बनेगा वो होगा 63। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में देयर इज emasculation of flower body, emasculation of फ्लावर बॉडी इज अचीव्ड बाय रिमूवल ऑफ, क्या होता है इमैस्कुलेशन, ये हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है कि रिमूवल ऑफ द एंथर्स, एंथर्स को एक फ्लावर से हटा दिया जाता है, कट कर दिया जाता है सीजर्स की हेल्प से, वो कहलाता है इमैस्कुलेशन। तो देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सो इमैस्कुलेशन ऑफ द फ्लावर बॉडी इज अचीव्ड बाय रिमूवल ऑफ द एंथर्स, दिस इज द करेक्ट आंसर। Okay, now we move to the next question. Emasculation is the removal of, अभी देखिए वही क्वेश्चन है जो ऊपर पूछा गया है, लेकिन इस बार एक अलग तरीके से पूछा गया है। The calyx from the flower of the male parent, right? क्वेश्चन नंबर 39 में क्या पूछा गया है, रिमूवल ऑफ द emasculation is the removal of, क्या है, calyx from the flower of the male parent, नहीं जी। स्टिग्मा फ्रॉम द फ्लावर ऑफ द मेल पेरेंट, नहीं जी, बिल्कुल नहीं, मेल पेरेंट से क्यों हटाएंगे। कैलिक्स फ्रॉम द फ्लावर ऑफ द फीमेल पेरेंट, यस इट कैन बी, राइट, इट कैन बी, क्योंकि फीमेल प्लांट से हटाएंगे हम। कोरोला फ्रॉम द फ्लावर ऑफ द मेल पेरेंट्स, नहीं, इसको भी क्यों करेंगे। कोरोला और कैलिक्स को हम क्यों रखेंगे, कैलिक्स और कोरोला तो इसमें काम नहीं आता। स्टेमन फ्रॉम द फ्लावर ऑफ द फीमेल प्लांट, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पर 39 का जो करेक्ट आंसर बनता है दैट इज ई, राइट, बिकॉज जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कौन सा है, दैट इज स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा, वहां पर क्या है, एंथर्स है, तो एंथर्स किस पे लगे होते हैं, स्टेमन्स पे लगे होते हैं, स्टेमन्स का पार्ट है एंथर्स, राइट। नेक्स्ट वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 दैट इज नोन एज इमैस्कुलेशन इज अ पार्ट ऑफ, इमैस्कुलेशन किसका पार्ट है, इमैस्कुलेशन जो पार्ट है वो हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट है, राइट। जब हम दो प्लांट्स के बीच में हाइब्रिडाइज कराते हैं तो हम एक फ्लावर से एंथर्स को रिमूव कर देते हैं और दूसरे फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उस फ्लावर पे लाकर, इमैस्कुलेटेड फ्लावर पे लाकर डिपॉजिट कर देते हैं, राइट। तो दैट इज द पार्ट ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। सो आज की इस वीडियो में हम केवल यहीं तक के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और अगली वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल थी या आपको बहुत अच्छे से समझ में आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।